जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी को मंदाकिनी क्लास के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उनका नाम है वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई, वास्तविक संख्या का अर्थ होता है रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं और यह जो रियल नंबर है यह क्लास 10th का टॉपिक है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम यानी संख्या के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो मेरे भाई, अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं और जो दूसरी संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ क्लास 10th में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यानी वास्तविक संख्या यानी इसको रियल नंबर कहते हैं। यानी दुनिया का जो भी सारा संख्या होता है उन सभी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। यानी कौन सी संख्या को? तो सभी संख्या को हम लोग रियल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। यानी दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिएगा वह सभी वास्तविक संख्या होता है। तो मेरे भाई, हम लोग का यह जो टॉपिक है यानी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी मेरे भाई, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर यह कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में विभाजित करते हैं। यानी दो भाग में इसको हम लोग विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला भाग को कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। और मेरे भाई, इसका जो दूसरा भाग है इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए से वास्तविक संख्या को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो मेरे भाई, वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला को परिमेय संख्या कहा जाता है और दूसरा को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं और मेरे भाई, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी यहां से एक बात निकल कर आया, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर यह दोनों संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है तो यह वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाएगा से वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ आप जानने का प्रयास करिए कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है। तो मेरे भाई, परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी P/Q के रूप में आप जिसे दर्शा दीजिएगा उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका एक कंडीशन और कहता है जहां जो Q का है उसका मान ना हमेशा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी परिमेय संख्या की बात किया जाए तो वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां जो Q होगा यानी जो हर होगा, बेस होगा, उसका मान ना मेरे भाई 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसके विपरीत अपरिमेय संख्या किसे बोला जाएगा? तो मेरे भाई, वैसी संख्या जिसे अगर आप P/Q के रूप में नहीं लाया जा सके या P/Q के रूप में लाया जा सके और वहां Q का मान जो होगा ना मेरे भाई, जो Q का मान यह ना 0 के बराबर होगा, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या की बात किया जाए तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में ला सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके उल्टा यानी विपरीत अपरिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं और न ही P/Q के रूप में ला सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां जो Q का मान होता है वह 0 के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो आइए इसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहला जो नाम है उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, जिनमें से पहला को परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहा जाता है और दूसरा को अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? तो मेरे भाई, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में लाया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लाया जा सके और न ही P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जहां Q का मान होगा वह 0 के
बराबर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इसका एक और आप समझने का प्रयास करिए। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं, तो अब वास्तविक संख्या एक बार देख लीजिए। तो मेरे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या को आपस में मिला दीजिएगा तो वह एक वास्तविक संख्या बन जाता है। तो आइए हम लोग परिमेय संख्या कौन कौन होता है उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला जो संख्या होता है इसको क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले जो संख्या उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या किसको बोला जाएगा, यानी नेचुरल नंबर का अर्थ क्या होता है? प्राकृत संख्या। अगर यहाँ से आपको प्राकृत संख्या के बारे में पूछ लिया जाएगा, यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तब मेरे भाई गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी दुनिया में बहुत सारा संख्या है, उन सभी संख्या को अगर आप काउंट कर सकते हैं, यानी काउंट करने की प्रक्रिया को, यानी गिनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ नेचुरल नंबर को मेरे भाई हम लोग नेचुरल नंबर को ना n के द्वारा सूचित करते हैं। यानी नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या होता है इसको n के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो प्राकृत संख्या होता है वह प्राकृत संख्या क्या क्या होता है इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। जो प्राकृत संख्या होता है यानी n बराबर होता है 1 2 3 4 5 ... यानी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या किसको बोला जाता है, तो मेरे भाई गिनने की प्रक्रिया को प्राकृत संख्या कहा जाता है, और प्राकृत संख्या को n के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी n बराबर 1 2 3 4 5 इन सभी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, और जितना सारा प्राकृत संख्या होगा वह सभी एक परिमेय संख्या होता है। इसके बाद का हम लोग का जो नेक्स्ट संख्या आता है उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। तो मेरे भाई पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहा जाता है। यानी होल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे भाई अगर आप प्राकृत संख्या के परिवार में अगर शून्य को ऐड कर देते हैं तो वह एक न पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी अगर यहाँ बात किया जाए यानी पूर्ण संख्या को हम लोग किनके द्वारा सूचित करते हैं, तो मेरे भाई पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या को हम लोग W के द्वारा दर्शाते हैं, और यह जो संख्या लिखा हुआ है यह एक प्राकृत संख्या है, और इन संख्या में अगर आप लोग 0 ऐड कर दीजिएगा तो वह कौन संख्या का निर्माण कर लेता है? पूर्ण संख्या का निर्माण कर लेता है। यानी पूर्ण संख्या होल नंबर कहा जाता है। अगर प्राकृत संख्या के पहले अगर आप शून्य शामिल कर दीजिएगा तो वह एक पूर्ण संख्या हो जाता है। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि पूछा जाएगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो मेरे भाई 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है। नहीं को आप ये नहीं कह दीजिएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होता है, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यानी यहाँ से पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा से प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होता है, तो यह प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह दिया जाएगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4, यानी 4 तर ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं आप 5 ना लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम 5 को चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी 4 पर वह संख्या समाप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग जो पढ़ने वाले संख्या है, जो हम लोग का अगला संख्या है, उसको क्या बोला जाएगा? तो मेरे भाई जो अगला संख्या है उसको इंटीजर बोला जाता है। यानी क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। यानी इंटीजर को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई इंटीजर को पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ इंटीजर की बात किया जाए तो इंटीजर 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक संख्या को पॉजिटिव नंबर कहा जाता है और जो दूसरी संख्या होता है उसको निगेटिव नंबर कहा जाता है, और एक और संख्या होता है जिसको हम लोग शून्य संख्या यानी 0 कहा जाता है। यानी जो इंटीजर होता है वह इंटीजर को हम लोग किनके द्वारा दर्शाते हैं, तो मेरे भाई जो इंटीजर होता है इसको हम लोग ना जेड के द्वारा दर्शाते हैं। यानी जेड बराबर इंटीजर अगर पूछ लिया जाए तो इंटीजर क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ...
और इधर भी आप डॉट डॉट लगा दीजिए। यानी अगर आपसे पूछ लेगा इंटीजर का परिभाषा दीजिए तो आप क्या कहिएगा? धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर बोला जाता है। तो यहाँ इंटीजर में दो प्रकार के संख्या आया है, यानी जीरो से आप दाईं तरफ चलिएगा तो इधर के सभी संख्या क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जीरो से जैसे बाईं तरफ चलिएगा तो इन तरफ का सभी संख्या क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन एक बीच में एक और संख्या होता है जिसको क्या कहा जाता है? जीरो, यानी पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो मेरे भाई यह जो संख्या है जीरो से जैसे हम लोग दाईं तरफ चलेंगे तो इन सभी दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और जीरो से बाईं तरफ पढ़िएगा तो इन सभी की दूरी ऋणात्मक होता है। यानी जो इंटीजर होता है वह दो प्रकार के संख्या से मिलकर बना होता है, एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर और एक ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से एक बात और निकल कर आता है, से पूर्णांक जो होता है वह किनके बीच होता है? तो मेरे भाई जो पूर्णांक होता है वह माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव के बीच की संख्या होता है। यानी जो इंटीजर यानी माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच की सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग कुछ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ एक बात और बताइए, यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा से बताइए सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो मेरे भाई जितना सभी प्राकृतिक संख्या है वह सभी संख्या परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा? तो मेरे भाई जितना सारा पूर्ण संख्या है वह सभी एक ना परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट इंटीजर है वह परिमेय संख्या होगा? तो मेरे भाई इंटीजर भी परिमेय संख्या होता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखने का प्रयास करते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से एक या दो प्रश्न हर एक साल पूछने की संभावना रहता है और पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको आप देखने का प्रयास करिए। यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, किन के बारे में पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, तीसरा इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हैं, और सम संख्या विषम संख्या इसके बारे में आप जान ही सकते हैं। यानी जिस संख्या में अगर 2 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। अगर कोई भी संख्या 2 से पूरा तरह विभाजित नहीं होगा उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो इन सभी संख्या को ना हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कि जो अगर एक बात बताइए, यह दो कौन सी संख्या है? तो मेरे भाई परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर आपसे दे दिया जाए जीरो बताइए कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद 1 बताइए कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। 3 कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। यानी इन सभी संख्याओं को हम लोग न P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि इन सभी के नीचे अगर हम लोग 1 का प्रयोग करते हैं तो 1 का प्रयोग करने से इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहे कि यहाँ देखिए, और 0/में में समथिंग, यानी 0/में में समथिंग वह 0 के बराबर होता है। और ध्यान में रख ले रहिएगा 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक। उसके बाद अगर 1/में में 1 यानी 1 से 1 कट जाएगा और बच जाएगा कितना? 1 बच जाएगा, और 1 भी एक परिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे। तो दूसरा नंबर आप एग्जाम्पल देखने का प्रयास करिए। क्या कि एक बात हम लोग जान चुके हैं से अगर कोई संख्या अगर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या रहता है तो यह सभी संख्या कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन एग्जाम अब बहुत माइंडियल लेता है, यानी कुछ उसमें चेंजिंग रहता है। ऐसा आपको देख के पता नहीं कर सकते हैं से कौन परिमेय संख्या होता है कौन अपरिमेय संख्या होता है। तो एक बात यहाँ देखने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ रहेगा, दूसरा संख्या यहाँ देखिए √4, √9, √16, यानी √4, √9, √16, यानी इन सभी संख्याओं का हम लोग परफेक्ट रूट ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन सभी संख्याओं को वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी √4 यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। √9 एक परफेक्ट रूट है, क्या कि इसका वर्गमूल 3 होता है। 16 ये भी एक परफेक्ट रूट है, क्या कि इसका वर्गमूल 4 होता है। यानी जिन सभी संख्याओं को हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी जिन सभी संख्या का परफेक्ट रूट होता है, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे भाई परिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। एक बात बताइए, √2 इन कौन संख्या हो जाएगा? तो मेरे भाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट √3 कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद √5 कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
यानी यहाँ से एक बात निकल कर आया है से अगर कोई भी संख्या का अगर परफेक्ट रूट निकलता है यानी वह परफेक्ट रूट होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका परफेक्ट रूट नहीं आया यानी वह इम्परफेक्ट रूट है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अगर एग्जाम में आपको दे दिया जाए √2 कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसा कोई बात नहीं, इसे वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक। उसके बाद √5 इसका भी परफेक्ट रूट नहीं होगा, इसलिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए √4 √9 √16 इन सभी का परफेक्ट रूट होता है और इन सभी का वर्गमूल आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसलिए इन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है और इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है यानी इसके साथ आप पाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछ मेरे भाई यहाँ देखने का प्रयास करिए और इसमें एक आप और ऐड कर लीजिए, यह जो पाई है वह पाई कौन सी संख्या होता है? तो मेरे भाई पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई मेरे भाई अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान पूछ लिया जाएगा यानी जो पाई का मान होता है जो 22/7 होता है वह एक न परिमेय संख्या होता है। कंफ्यूज नहीं करिए, जो पाई का मान होता है वह 22/7 होता है, वह एक ना परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसका जो मान होता है पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका एक वैल्यू होता है जो होता है 3.14 समथिंग होता है। इन सभी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक बात निकल कर आया से परिमेय संख्याओं को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और परिमेय संख्या का टाइप है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। दो टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से अब तीसरा टाइप आप देखने का प्रयास करिए जो परिमेय संख्या होता है। अगर सिंपल तरह से दे दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से पता कर लीजिएगा से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। लेकिन एग्जाम में अगर दे दिया जाए 2 अब प्लस में √2 2 माइनस में √2, बताइए यह जो संख्या दिया गया है यह कौन सी संख्या है? यहाँ एक बात बताइए यह 2 कौन सी संख्या है? तो मेरे भाई 2 ना एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्या कि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं और इस पर रूट नहीं है, इसलिए ना एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ √2 दिया गया है और हम लोग पढ़ चुके हैं से √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ इससे आप घबराइए नहीं, क्या कि अगर अकेला में √2 रहेगा तो वह परिमेय संख्या है। लेकिन यह ना किसी के साथ यानी जोड़ के साथ रहे, घटाव के साथ रहे, गुना के साथ रहे, भाग के साथ रहे, अगर इन सभी के साथ रहता है तो उसको आपने सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए यानी सरल करने का प्रयास करिए। तो यहाँ एक बात बताइए ये और यह दोनों न मल्टीपल है यानी गुना में है और इसका कुछ फार्मूला भी होता है जो होता है a+b और a-b। यहाँ एक न फार्मूला यूज हो जाएगा जो होता है a+b और a-b। और आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए, जो फार्मूला होता है वो मेरे भाई होता है a² - b²। यानी a का मान कितना है? 2 दिया गया है और b का मान कितना दिया गया है? √2 दिया गया है। तो यहाँ इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा a² माइनस में b का होल स्क्वायर। तो एक बात बताइए यहाँ 2 है और 2 का आप वर्ग करिएगा यानी 2 में आप 2 के साथ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस दिया गया है तो माइनस लगा लीजिए और स्क्वायर से मेरे भाई रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2। यानी आप 4 में से 2 घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 2। और 2 को हम लोग नीचे 1 का प्रयोग कर सकते हैं यानी 2 को हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए यह जो सभी संख्या है यह सभी संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए आप अच्छा तरह से अगर सिंपल रहेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा, लेकिन अगर जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे तो इसलिए तनका आप सोच लीजिएगा, उसके बाद टिक लगाइएगा। क्योंकि आप एग्जाम में आसानी तरह से आप बना के नहीं आ सकते, क्या कि एग्जामिनर और बहुत सोच समझ के देता है, क्योंकि आपका एक एक नंबर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। इसके अलावा अगर दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या में पूछ लिया जाएगा तो यहाँ एक बात बताइए 3 अब प्लस में √2। तो एक बात बताइए यह कौन संख्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 तो परिमेय संख्या है लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, इसी कारण √2 के कारण यह सभी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद 2 माइनस में √5 यह कौन संख्या है? तो 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, इसी कारण यह पूरा संख्या क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए परिमेय संख्या का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है, एक बात बताइए 2
√2 और बटा में √2। यानी यह बताइए यह जो संख्या लिखा गया है यह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यानी 2√2 अपॉन में √2। तो एक बात बताइए, यह तो मेरे भाई न जोड़ में है न घटाव में है, तो यह मेरे भाई जो संख्या दिया गया है यह संख्या भाग में दिया गया है। तो आप देखने का प्रयास करिए कि कोई से संख्या से कोई संख्या कट रहा है, तो यहाँ देखने से पता चलता है नीचे हर में 2 दिया गया है। यानी √2 से अगर √2 हम लोग कैंसिल करते हैं तो और सिर्फ बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और 2 को हम लोग P/Q के रूप में आसानी से दर्शा सकते हैं। इसलिए यह जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाता है, यानी अब आप लोग आसानी से परिमेय अपरिमेय आप दर्शा सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने का प्रयास करें। 3 दिया गया है, यानी 1/3 दिया गया है, यानी यह एक फ्रैक्शन दिया गया है। तो मेरे भाई यह जो फ्रैक्शन है वह क्या है, तो वह एक प्रकार का भिन्न है। तो यानी यह जो भिन्न है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या अगर अंश बटा में हर, अगर कोई भी संख्या अगर अंश बटा हर के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी अगर आप 3 से आप 1 में डिवाइड करिएगा तो यह डिवाइड करने पर यह कितना हो जाएगा, यानी 1 से आप 3 में डिवाइड करिएगा। तो मेरे भाई डिवाइड करिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करिएगा तो 0 उतारिएगा, यहाँ 0 बैठाएंगे 3 और 3 से लगाइएगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। फिर 10 में से 9 घटाइएगा 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। यानी यह जो संख्या है वह संख्या 0.333333 आप लिखाई जाइए। यानी इन सभी संख्याओं को आप लिखाई जाइए। यानी इन सभी संख्या अगर कोई भी संख्या पॉइंट के बाद वह लगातार यानी वह बार बार संख्या रिपीट करता है तो रिपीट करने के लिए हम लोग एक न चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी प्रतीक देते हैं। यानी इस संख्या को यानी इन जो टर्मिनेटर अंक है, यानी यह जो संख्या है जो बार बार रिपीट होता है इसको हम लोग रोकने के लिए एक संकेत का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग वार कहते हैं। यानी यह सभी संख्याओं को हम लोग 0.3 बार, यानी यह जो संख्या लिखा है ना यह अनंत बार लिखा है और वह संख्या क्या हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। इसलिए इसको हम लोग रोकने के लिए ना एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग बार सीरीज बोला जाता है। तो आइए इसको एक अच्छा तरह से एग्जाम्पल लेते हैं और सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। मेरे भाई हम लोग को पता है, अगर यहाँ देखिए एक बात बताइए 1/3, यानी 1/3 को जब हम लोग हल किए हैं तो वह कितना आया है 0.3333 आया है। यानी यह जो पॉइंट के बाद जो संख्या आया अगर वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए एक प्रयोग होता है जिसको हम लोग बार सीरीज कहते हैं, यानी 0.3 बार। अगर यह 0.3 बार अगर यह फ्रैक्शन में 1/3 हो जाएगा तब इसका न यह राइट आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो चेंज करने का एक तरीका होता है जो आप ध्यान में रखिएगा। अगर जिस भी संख्या पर अगर बार का प्रयोग किया जाता है उतना आप 9 लिखिए। तो यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है 3 वह एक संख्या है, इसलिए 1 9 का प्रयोग किया रहेंगे और वह संख्या जो है वह ऊपर आप लिख लीजिए और इसको जब कैंसिल करिएगा तो 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, यानी 1 में क्या आ गया 3 आ गया। और इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अगर कोई एक ऐसा संख्या ले लीजिए, अगर मान लीजिए अगर कोई एक फ्रैक्शन दिया गया है और वह फ्रैक्शन को जब हम लोग हल किए हैं और हल करने के बाद वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए ना एक संकेत होता है, यानी 0.3 बार का प्रयोग कर लेंगे और जिस पर बार रहेगा उतना 9 हो जाएगा। यानी एक अंक पर बार है इसलिए 1 9 और जो संख्या दिया गया वह ऊपर ले लीजिए और 3 से 1 बार जाएगा और 3 से 3 बार में जाएगा। ऊपर 1 है नीचे क्या है 3 है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा और यह कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात निकल कर आया, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग लेते हैं, यानी देखिए अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया यानी 3 में आप 1 से भाग देते हैं तो उसी प्रकार कोई भी संख्या में आप अगर भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो भागफल होता है वह लगातार रिपीट होने लगे या कुछ अंक के बाद जो वह कट जाता है तो वह एक परिमेय संख्या होता है और जो नहीं कटेगा वह अपरिमेय संख्या, यानी 0.01 तो इन सभी संख्याओं को लोग हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ से एक बात निकल कर आया, जो कोई भी सीरीज ले लीजिए जिस पर बार का प्रयोग कैल रहेगा उस सभी परिमेय संख्या होता है। तो आइए इसका परिमेय संख्या का एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं।
जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक बात बताइए मेरे भाई, जो आपका यह क्वेश्चन दिया गया यानी 0.23 बार, यानी यह जो संख्या दिया गया है यानी 0.23 बार, यानी यह जो संख्या दिया गया है इसका ना आपको ना हल ज्ञात करना है, इसका आंसर बनाइए यानी इसका फ्रैक्शन बताइए कितना होगा। तो एक बात बताइए, यह जो संख्या दिया गया है यानी इसको फ्रैक्शन की बात किया जाएगा तो किस पर यानी कई गो अंक दिया गया है, यानी कितना संख्या दिया गया है जिस पर बार लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए यह जो 3 दिया गया है इस पर बार लगा दिया गया है, यानी एक संख्या पर बार दिया गया है इसलिए 1 9, एगो के बाद कितना अंक पर 9 दिया है, एगो पर 9 दे लिया है तो इसलिए एगो 0, मतलब जितना पर दिया रहेगा बार उतना 9 होगा, जितना नहीं दिया रहेगा उतना 0 बैठा दीजिए। उसके बाद यह पूरा संख्या कितना है 23 है, उसमें से कितना घटा लीजिए, जो 9 दे लिया है से घटा लीजिए, और 23 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 21 हो जाएगा, और यह कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। काटिएगा तो 7 से 3 बार में जाएगा और 30 से 30 3 बार में चल जाएगा, तो यह 7 बटा में कितना 30, यानी यह फ्रैक्शन हो गया, यह जो संख्या है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को आप आसानी तरह से समझ चुके होंगे। तो आइए हम अपना एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। अवली में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम लोग का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसको बोला जाता है। तो यानी देखिए यूक्लिड मेरे भाई, यूक्लिड ना एक वैज्ञानिक का नाम है, और विभाजन यानी हम लोग भाग देने का जो तकनीक, यानी जिसके द्वारा हम लोग भाग देते हैं, तो भाग देने का कुछ तकनीक होता है, इसको हम लोग विभाजन कहते हैं। और जो एल्गोरिथ्म ना एक प्रकार का श्रृंखला होता है जो ना पहले से ही ना प्रमाणित होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट जो भाषा हुआ यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपसे पूछा जाएगा किसको बोला जाएगा, तो कहिएगा तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है और विभाजन भाग देने का एक तकनीक है, और एल्गोरिथ्म जो तकनीक है वह पहले से ही प्रमाणित है। क्या कि पहले से प्रमाणित है, जो हम लोग भी जानते हैं। यानी एक बात बताइए, कोई संख्या यानी यह संख्या 7 दिया गया है, ठीक, और 7 में अगर आपको बोल दिया जाए आप 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद यह 2 से या 7 में भाग देंगे तो यह कितना बार में जाएगा, तो मेरे भाई यह 3 बार में कितना जाएगा 6 जाएगा, यानी 2 3 जा कितना होता है 6 हो जाता है, और यहां से घटा दीजिएगा तो 7 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यह जो 7 यह संख्या लिखा गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेरे भाई भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिससे हम लोग भाग देते हैं ना उसको मेरे भाई हम लोग ना भाजक बोलते हैं, और जितना बार में जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो रिमाइंडर नीचे बच जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेषफल यानी शेष बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के आया से हम लोग बचपन क्लास से ही भाग देने का एक तकनीक सीख के आए हुए हैं, जो कहा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और जोड़ में शेषफल। यानी एक बात बताइए, भाग देने के लिए हमको न 2 गो संख्या की जरूरत होता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए 2 गो कोई संख्या दे दिया जाए, यानी A और B कोई संख्या दिया गया है, यानी एक बात बताइए A है और A न मेरे भाई भाज्य है, और इसमें जब हम लोग न जब B से भाग देते हैं तो यह न Q बार में जाता है। कितना बार में जाता है, Q बार में जाता है, और इतना के ऐड करने के बाद जो घट के आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, R कहेंगे। तो अगर इसको आप पता कर लेते हैं तो ही उसको ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहेंगे। यानी A बराबर में BQ प्लस में R, इस रूप के श्रृंखला को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग इसको परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। यानी एक बात यहां देखने का प्रयास करिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है वह 2 धनात्मक संख्याओं के बीच ज्ञात किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ज्ञात करने के लिए 2 धनात्मक संख्या की जरूरत होता है, जिसमें से मान लीजिए A पहली संख्या है, यानी जो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए अगर 2 धनात्मक पूर्णांक, यहाँ देखने का प्रयास करिए, 2
धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, मेरे भाई दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप की संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है, यानी यहाँ आप दिखने का प्रयास करिए, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो मेरे भाई दो धनात्मक पूर्णांक, अगर दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हम लोग न पूर्णांक के बीच ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं से कोई माइनस में आ जाएगा, ऐसा नहीं कोई दशमलव में आ जाएगा और आप उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगा सकते थे, नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ज्ञात करने के लिए आप दो पूर्णांक के बीच ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए दिया गया है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अगर वह a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप की संख्या होता है, इसको हम लोग ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो इसका जो मस्ट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से एक पहला जो प्रॉपर्टीज निकल कर आया होता है a बराबर में बी क्यू प्लस में आर। इस रूप के संख्या को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। यानी यह जो संख्या लिखा गया है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल अजोड़ में शेष के रूप के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो यहाँ a मान लीजिए यह भाज्य दिया गया है, यानी देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य का गुना में भागफल अजोड़ शेष, यानी a क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। और इसमें हम लोग न किससे भाग देते हैं, b से भाग देते हैं, और b से भाग देते हैं तो वह न कितना बार में जाता है, q बार में जाता है, और q बार में जाने के बाद जो घट के आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी एक बात बताइए, कुछ संख्या रहेगा तब ना यहाँ आप गुना करिएगा, लिख सकते, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, चर पद दिया गया है। तो इसलिए इस जो तकनीक होता है इसको हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, यानी a बराबर बी क्यू और प्लस में r के रूप के संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। जहां मेरे भाई a और b क्या है, एक दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें जो a होगा वह हमेशा बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो किससे बड़ा होता है, तो b से बड़ा होता है। यानी जो a होगा वह हमेशा किससे बड़ा होगा, b होगा। और जो मेरे भाई जो r का मान होता है वह मेरे भाई न 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो एक बात और ध्यान से देखिए, जो a बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप के संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। जहां जो a और b जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें से हमेशा a बड़ा होगा और b हमेशा छोटा होगा। उसके बाद है जिसमें जो r आया, यानी जो शेषफल आया, वह r का मान मेरे भाई 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, लेकिन b से हमेशा छोटा होना चाहिए। इसको ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। इसके बाद जो आपका एग्जाम नंबर, जो तीसरा नंबर पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा रहा है, मान लीजिए a और b कोई दो धनात्मक संख्या है, यानी a और b कोई धनात्मक संख्या है, और यह दोनों संख्या अलग अलग है, यानी यह a है और यह b है, दोनों अलग अलग है। और यह दोनों का अगर आपसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया जाएगा, तो दोनों में से कौन ऐसा अंक है जो मिल रहा है, तो दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग इसका HCF कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। कहिएगा तो 1 कहाँ मिल गया है, तो 1 न सभी संख्या में न अपने आप में छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ a में भी 1 है और b में भी 1 है, इसलिए हम इसको a का गुना में a लिख सकते हैं, वो भी a हो जाएगा। इसलिए यहाँ नहीं लिखे, और समझ लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक दिया जाए और दोनों पूर्णांक अलग अलग रहेगा तो उसका HCF 1 होता है। लेकिन यहीं से दो गो धनात्मक पूर्णांक अलग अलग दे दिया जाए और उसका LCM पूछ लिया जाएगा, तो आप a या क्रॉस में b कह सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप जरूर आसानी से लिख लीजिए। बोलाइए इसको एक बार समझते हैं। मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड एक वैज्ञानिक है और विभाजन भाग देने का एक तकनीक है, और एल्गोरिथ्म क्या है, एक श्रृंखला है जो पहले से ही प्रमाणित है। तो क्या श्रृंखला है, देखिए कहा जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांक
ए तथा बी के लिए अगर वह ए बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप की संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसके रूप की संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप के संख्या को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा तो जो दो धनात्मक पूर्णांक है इसमें से बड़ा कौन होगा। तो ए हमेशा बड़ा होता है और बी हमेशा छोटा होता है। उसके बाद आर का मान कितना होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप जरूर ध्यान से देखिए, आर का मान होगा वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। और अगर दो अलग अलग कोई दो धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए और उसका अगर HCF पूछ लेगा तो 1 होगा और LCM पूछ लेगा तो A क्रॉस B होगा। तो उम्मीद करती है कि इतना बात आप आसानी से लिख लीजिए और इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिए। और आइए हम लोग अपना लिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी कुछ आपको संख्या दिया गया है और इन संख्या को न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके और हम लोग का HCF ज्ञात करना है। तो जो सबसे पहला नंबर प्रश्न कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है 135 और 225। यानी मेरे भाई आपको 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यानी जब दो गो संख्या दिया हुआ रहेगा तो यह दोनों संख्या में जो बड़ा संख्या है उसको हम लोग A मानेंगे और जो छोटा संख्या है उसको हम लोग क्या मानेंगे मेरे भाई, B मान लेंगे। यानी एक बात बताइए, यहाँ से यह 135 दिया गया है और यह 225 दिया गया है और यह दोनों में से जो बड़ा संख्या है उसको आप सबसे पहले लिखने का प्रयास करिए 225 और जो छोटा संख्या है इसको यहां से लिखने का प्रयास करिए और इधर आप रफ कर सकते हैं। यानी 135 से 225 में भाग देना है। यानी 135 से कितना में भाग देना है, 225 से भाग देना है। तो एक बात बताइए, 135 से आप 225 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा। तो मेरे भाई दो बार में 270 हो जाएगा, इसलिए एक बार में कितना लग जाएगा, 135 लग जाएगा। इसके बाद आप घटा लीजिए, 5 में से 5 घट जाएगा तो 0 बचेगा और यह 12 में से 3 घट जाएगा 9 बचेगा और यह कैंसिल हो जाएगा। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यह जो R का मान होता है वह इससे हमेशा छोटा रहना चाहिए, बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ 135 गुना में कितना 1 और प्लस में कितना 90 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ 135 गुना में कितना 1 और प्लस में कितना 90। कहिएगा आप इस रूप में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वह होता है A बराबर में बी क्यू और प्लस में क्या होता है R होता है। तो मेरे भाई यह क्या दिया गया है, A दिया गया है, यह क्या है B दिया गया है, यह क्या है मेरे भाई Q है और यह क्या है R है। यानी A बराबर यानी 225 बराबर बी क्यू यानी B या गुना में 1 यानी 135 गुना में 1 और R कितना है 90 है, तो 90 बैठा दीजिए। अब एक बात बताइए, अब आपको तुलना करना है तो आप इससे तुलना करिएगा। तो मेरे भाई नहीं, इससे तुलना नहीं करेंगे, हम जिससे भाग दिए हैं उसको और शेषफल आया है उससे तुलना करेंगे। यानी 135 है और यह कितना दिया गया है 90 दिया गया है। तो इसमें और इसमें यह दोनों में से बड़ा जो संख्या उसको यहाँ लिखिए। तो कितना है बड़ा, 135 बड़ा है तो 135 लिखिए और छोटा 90 है तो 90 लिख लीजिए। यानी अब हम लोग का 90 में कितना से भाग देना है मेरे भाई, 135 से भाग देना है। तो यहाँ 135 लिखिए और कितना बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में 180 हो जाता है। तो एक बार में 90 घटा लीजिए, या 5 बचेगा, ये कितना बचेगा 4। यानी 90 गुना में 1 का प्लस में कितना 45। तो 90 गुना में 1 का प्लस में कितना 45। एक बात बताइए, यहाँ 90 दिया गया है, यहाँ 45 दिया गया है, यानी यहाँ 90 दिया गया है, यहाँ 45 दिया गया है। दोनों में से बड़ा कितना है 90 है, तो यहाँ 90 लिख लीजिए। और यह कितना दिया गया है 45 है। तो एक बात बताइए, 45 में आप अगर 90 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो मेरे भाई 2 बार में कितना चल जाएगा 90 चल जाएगा और यह पूरा कैंसिल आ जाएगा और शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 गुना में 2 और प्लस में कितना 0। जब तक मेरे भाई आपको अगर 0 नहीं आता है, यानी शेषफल पूरा तरह कट नहीं जाता है, तब तक आपको नहीं छोड़ना है, पूरा तरह शेषफल को काट देना है। तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। और जब 0 आ जाएगा तो जो आपका यहाँ होगा वही आपका क्या हो जाएगा
HCF हो जाएगा। यानी इन प्रश्न का HCF कितना आ गया, 45 आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो प्रश्न है वो आप बहुत ही बेहतर तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई अब हम लोग का जो दूसरा नंबर प्रश्न है वह क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 196 और 38,220। यानी आपको दो गो संख्या दिया गया है, एक संख्या दिया है 196 और दूसरा संख्या है 38,220 दिया गया है। यानी एक बात आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों संख्या में बड़ा संख्या कौन है, ऑलरेडी ऐसे बुझा रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए 38,220 और छोटा संख्या कितना है, 196 है। तो अब हम लोग को पता है, क्योंकि इससे हमको इसमें भाग देना है। तो एक बात बताइए, 38,220 इतना में जब हमको इतना से भाग देना है तो आप कितना से लगा सकते हैं। यानी इसको एक बात बताइए, अगर हम लोग ना इसको ना 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले आप 1 से गुना करिए। यानी 196, 12 में से 6 घट जाएगा तो 6, ये बच जाएगा 17, 17 में से 9 घट जाएगा 8 और यह 2 बच जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा 1। और एक बात बताइए, यह 186 है और यह 196 है। तो यहाँ देखिए यह 186 है और यह 186 है, 196 है। अगर यहाँ से एक अंक और उतरता है, यानी यहाँ 2 उतरेगा तो 1862 हो गया और यह 196 है। यानी यह अभी बड़ा है, यानी इसमें और भाग लगेगा। तो भाग लगेगा तो आप भाग लगाइए, तो कितना बार में लगेगा। तो एक बात बताइए, इसमें 6 से लग जाएगा, 6 ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 से लगा के देखिए, 5 से लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 9 6 54, 9 से लगा के देखिए, 9 से लगाइएगा तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 में 9 से गुना करिएगा 81, 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 कितना मेरे भाई 17, 12 में से 4 घट गया 8, 15 में से 6 घट गया 9 और यह कैंसिल हो गया और उतर गया कितना, 0 उतर गया। अब एक बात बताइए, अब आप 5 से आसानी से लगा सकते हैं, 5 6 का 30 और 9 5 45 और 3 48 और 5 4 9। यानी यह संख्या पूरी तरह से कट जाता है। यानी एक बार में यह प्रोसेस खत्म हो चुका है और 196 गुना में कितना हो जाएगा, 195। अब प्लस में कितना आ गया, शेषफल मेरे भाई 0 आ गया। यानी यह जो संख्या है इसका जो HCF होगा वह कितना आएगा, 196 आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी 196 में जब हम लोग भाग देते हैं तो 195 बार में यह जो संख्या है, यह संख्या पूरी तरह से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यानी 196 गुना में 195 और शेषफल में कितना आ गया, 0 आ गया। और जब 0 आ जाएगा तो जो आप जिससे आप भाग देते हैं वही आपका मौसा हो जाता है। तो यह प्रश्न का मौसा 196 होगा। और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आइए हम लोग का जो लास्ट नंबर, जो तीसरा नंबर प्रश्न है वह क्या कहा जा रहा है। और यह प्रश्न जो मेरे भाई है यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखने का प्रयास करिए। तो नेक्स्ट है आपका जो तीसरा नंबर मेरे भाई आपका प्रश्न है वह दिया गया है 867 और 255। यानी आपका जो प्रश्न दिया गया है वह 867 और 255 दिया गया है। यानी यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। तो दोनों में से जो ज़्यादा है उसको पहले लिखिए, 867। यानी 255 से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो रफ में जाइए और 867 में जब हम लोग 255 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यह कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, यह 2 0 और 1। यानी 255 से यह कम है, इसलिए फिर अब इसमें नहीं लगा सकते हैं। यानी 255 हमें गुना में कितना, 3 और प्लस में कितना मेरे भाई 102। अब 255 और 102 दोनों में बड़ा कौन है, तो मेरे भाई 255 है। कम कितना है, 102 है। तो यानी 102 लिख लीजिए। अब बताइए 102 में आपको 255 से भाग देना है। यानी इसमें अब हम लोग को ना 255 से भाग देना है। तो कै बार में जाएगा, 2 बार में। 2 दूना 4 या 0 2 एकम 2। तो ये 1
और यह 5, यह कैंसिल हो जाएगा, यानी 102 और गुना में 2, अब प्लस में कितना 51। अब एक बात बताइए, अब इसमें और इसमें तुलना करना है, तो दोनों में, इसमें और इसमें तुलना करना है, तो दोनों में बड़ा 102 है तो 102 लिख लीजिए, और छोटा है 51 और गुना में, अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में पूरी तरह कट जाएगा और बच जाएगा कितना 0, यानी हम लोग जिससे भाग देते हैं वही हम लोग का क्या हो जाता है एचसीएफ, और यह प्रश्न का एचसीएफ कितना आ गया 51 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको है जो आसानी तरह से आप समझ गए होंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होगा जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग मान लिए हैं, माना कि q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए मेरे भाई अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो q बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कर दीजिए। और अब हम लोग का जो जांच करना है वह क्या जांच करना है, आप यहाँ देख सकते हैं, कहता है 6q और प्लस में 1, यानी अगर 6 है या q का मान अगर 1 रखिएगा और प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 में 1 से गुना करिएगा, 6 जोड़ दीजिएगा 1 तो कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार 6 गुना में कितना 3 और प्लस में कितना 1, यानी 6 में 3 से गुना करिएगा 18, और 18 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना 19 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 6 गुना में 4 और प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एवं दूसरा कहता है 6q और प्लस में कितना 3, यानी अब फिर आप 6 रखिए, q का मान कितना रखिएगा 1 और प्लस में कितना 3 ऐड करिएगा, तो 6 में 1 से गुना करिएगा 6 और 3 जोड़ लीजिएगा 9। उसी प्रकार अगर 6 और गुना में 3 और प्लस में 3, यानी 6 में 3 से गुना करिएगा 18, 18 और 3 कितना 21। फिर 6 में आप मेरे भाई 4 से गुना करिए, यानी मेरे भाई 4 धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए आप कितना रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। 6 × 5 = 30 और 1 कितना मेरे भाई 31 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी आप कितना बैठाइए 5 और प्लस में कितना 3, यानी 6 × 5 = 30 और 3 कितना 33। इतना उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अब यहाँ जो लास्ट बच गया है, यानी पुनः जो आपको जांच करना है वह 6q और प्लस 5 पे जांच करना है, यानी 6 गुना में 1 और प्लस में कितना 5, यानी 6 में 1 से गुना करिएगा वो, अब 5 जोड़ दीजिएगा 12। दूसरा 6 गुना में 3 और प्लस में कितना 5, यानी 6 में 3 से गुना करिएगा 18, 18 5 कितना 23। फिर जोड़िएगा तो 6 गुना में 5 और प्लस में कितना 5, यानी 6 × 5 = 30 और 5 कितना 35। यानी एक बात यहाँ निकल कर आया कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं और वह धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 अगर इसके रूप में रहता है तो वह क्या होता है, यानी q एक पूर्णांक इसके रूप में हो सकता है। तो यहाँ जब इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ देखें क्या कि 6q + 1 जब हम 6 गुने में q का मान 1 रखेंगे, यहाँ से q का मान 3 रखें, यहाँ से q का मान 5 रखें, और आप बहुत सारा रख सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 को रख के जांच करके देख लिया। तो यहाँ जो 7, 19, 21 या जो सभी संख्या लिखा गया है वह सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी धनात्मक है और क्या है विषम पूर्णांक है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ एक बात बताइए, जब धनात्मक विषम पूर्णांक अलग अलग होगा तो यहाँ एक बात मेरे भाई बताइए, 6 में 1 से गुना करिएगा 6 होगा और 5 जोड़ लीजिएगा कितना 11। ऐसा ना कहिएगा सर जी 12 लिख दिया, आप ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करिए 11, यानी जो यह सभी संख्या दिया गया है यह सभी संख्या एक धनात्मक और विषम संख्या है। तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः उदाहरण द्वारा स्पष्ट होता है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक न धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको आसानी से आ गया होगा। संख्या दो संख्या दिया गया, पहली संख्या 6 से 16 है और दूसरा संख्या 32 है, यानी 6 से 16 में हम लोग को 32 से डिवाइड करना है। तो 6 से 16 में आप 32 से डिवाइड करके देखिए, यहाँ 32 से 6 से 16 में डिवाइड करिएगा तो कितना बार में जाएगा मेरे भाई, इसको आप अच्छा तरह से देखने का प्रयास करिए। यह कितना बार में जाएगा, 2 बार में 64 हो जाएगा, तो 1 बार में कितना जाएगा 32। 11 में से 2 घट जाएगा 9 और 5 में से 3 घट जाएगा 2, ठीक। और यह कितना उतर जाएगा 6 उतर जाएगा। और यह आप कितना बार में जाएगा, तो मेरे भाई यह आप 8
9 बार में जा सकता है। 9 में 2 से गुना करिएगा 18, 9 3 27 1 28, यानी 16 में से 8 घट गया 8 और यह हो गया क्या चीज़ कैंसिल, यानी 32 गुना में 19 प्लस में कितना 8, और 32 8 में कौन ज़्यादा है, तो मेरे भाई 32 है, तो इसको 8 गुना में कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, प्लस में कितना 0, यानी इसका कितना स्तंभ हो जाएगा, तो HCF 8, यानी स्तंभों की कुल संख्या कितना 8 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो भी एक्सरसाइज है इन सभी का प्रश्न आप अच्छा तरह से बना लिए हैं, और अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।